एमएमवी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक टूल, जिसे ओबीडी टूल के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी प्रकार की वार्निंग लैंप लाइट क्लस्टर मीटर पर शो होने के पश्चात हमें उस सिस्टम के फॉल्ट को जांच करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें ओबीडी टूल की ज़रूरत होगी। आइए इस टॉपिक में समझेंगे कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल किस प्रकार से कार्य करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। एमएमवी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प। नीड ऑफ ओबीडी। द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में जब वाहन बनने स्टार्ट हुए तो उस दौरान हमें इस ओबीडी टूल की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, क्योंकि उस समय के बाद जो व्हीकल्स थे वो लार्ज अमाउंट में बनना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी थी। अब उस समय पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस की गई वो क्या थी? एयर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1955, यानी 1955 में एयर पोल्यूशन जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ रहा था। ए मेजर कैम इन 1967 विद द एयर क्वालिटी एक्ट। एयर क्वालिटी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, जैसे लिमिट 90% लेस हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि अब इस एक्ट के बाद 90% कम होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिड्यूस करना पड़ेगा 90% तक। तो उस समय क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही थी, तो उस समय पर ये रूल आया। तो ऑटोमोटिव इफेक्टिव अप्रूव्ड इन फॉर्म ऑफ ओबीडी कंप्यूटर्स ऑन ओबीडी डायग्नोस्ट। ओबीडी बिगिनिंग इन 1980 में ये सिस्टम जो था, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम जो था, वो व्हीकल्स के अंदर प्रोवाइड किया गया, लेकिन सभी वाहनों में नहीं आया था, सिर्फ कुछ चुनिंदा वाहनों में इसको बना करके रख दिया गया। तो यानी कि अगर हम बात करें कि ओबीडी टूल का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, तो ओबीडी टूल का रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि धीरे धीरे हम क्या देख रहे थे कि व्हीकल की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एयर क्वालिटी एक्ट है उसमें बदलाव हुआ, और उसमें बदलाव होने के बाद हमें ऑटोमोटिव सिस्टम में भी बदलाव करने पड़े। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम जब आया तो ये 1 by 1 लेवल्स में आया है, जैसे OBD 0, OBD 1, OBD 2। तो सबसे पहले अगर हम इनके कनेक्टर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले केवल 12 पॉइंट्स आते थे, उसके बाद 16 पॉइंट्स में आना इसका स्टार्ट हुआ। तो इसके बारे में एक बार समझते हैं। यूज फॉर ऑटोमोटिव एफिशिएंसी, इंक्रीज ऑफ ऑटोमोटिव एफिशिएंसी OBD इन 1980। ऑटोमोटिव जो हमारी गाड़ियाँ थी उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना मेन मकसद यहाँ पर इस चीज़ का पहले रखा गया। सेकेंडली, कंप्यूटर मॉनिटर टू द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एडजस्ट रिटर्न एंड द स्टार्टिंग ऑफ इंजन। जो ओबीडी आए हमारे पास सबसे पहले, उन ओबीडी के अंदर सबसे मेन लॉजिकल पॉइंट क्या था कि फ्यूल जो है, फ्यूल के इंजेक्शन सिस्टम को ध्यान में रखा जाएगा, उसकी एडजस्टमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, उसको रिटर्न करने के प्रोसेस को ध्यान में रखा जाएगा, और आइडल स्पीड पे जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं या स्टार्टिंग के दौरान उस समय पर कंप्यूटर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये हमारे ओबीडी डायग्नोस्टिक थे जो 1 by 1 लेवल्स में बदलते चले गए। पहले जो कनेक्टर हमारे पास आया कुछ इस प्रकार का था, फिर उसमें कुछ बदलाव एंड चेंजिंग किए गए, फिर 16 पिन का कनेक्टर आया, और आज की डेट में फाइनली यूनिवर्सल जो कनेक्टर है वो कुछ इस प्रकार का देखने को हमें मिलता है, जिसे OBD सेकंड के नाम से हम जानते हैं। स्टैंडर्ड ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। अब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम क्या है, इसे समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी छोटे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो वो बता नहीं पाएगा कि प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि उसे हुआ क्या है, फिर हम उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम से पहले
हमें सिम्टम पकड़ना पड़ता था, फिर सिम्टम का ट्रीटमेंट करना पड़ता था। लेकिन ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम आने के बाद हुआ क्या कि हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम पता चलने लगा और हम जल्दी से उसको ठीक कर पाते हैं। हमें सर्च नहीं करना पड़ता कि प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है, हमें सिर्फ उसे रिजॉल्व करना होता है। तो ऑन बोर्ड जो फर्स्ट है, ऑन बोर्ड स्टैंडर्ड जिसे हम बोले, उसमें किस प्रकार से काम हो रहा है, तो ALDL यानी असेंबली लाइन डायग्नोस्टिक लिंक, यानी एक असेंबली लाइन है जिसमें प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें किस तरीके से डायग्नोस्ट किया जाता है। इन फर्स्ट ODB टूल फंक्शन वॉज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। पहला जो फंक्शन रहता है हमारा वो किस चीज़ के लिए रहता है, बट द डिफरेंट कोड वॉज फीडिंग मेथड इज डिफरेंट। तो सबसे पहला जो हमारा ऑटोमोटिव के अंदर जो OBD इस्तेमाल किया गया, किंतु उसमें जो कोड को जांच करने का, जो ढूंढने का जो तरीका है कोड को, यानी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए जो कोड बनाया गया है उसको तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग रखा गया। क्या तरीका रखा गया, ब्लिंकिंग लैंप एंड साउंड वॉज यूज। उसमें ब्लिंकिंग लाइट्स और आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लाइट्स एंड साउंड, तो इसका इस्तेमाल किया गया था। द काउंट ऑफ नंबर ऑफ ब्लिंक एंड साउंड, यानी जो लाइट है वो कितनी बार ब्लिंक कर रही है और कितनी जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है। इसी प्रकार से आवाज़ कितनी जल्दी जल्दी हो रही है और कितनी डिस्टेंस लेकर के लंबी आवाज़ की बीप साउंड आ रही है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता था एज एन कोड और हम उसको डिडक्ट करते थे। द कोड हैज़ ओनली 2 और 3 डिजिट, यानी कि जो कोड होगा वो 2 या 3 डिजिट का होगा, इससे अधिक नहीं होगा। एंड फाइंड वॉज इन द डायग्नोस्टिक कोड इन इंडेक्स कोड, यानी जैसे मान लीजिए कि उस समय पर ये लाइट है, ये जलती है, एक बार जलती है एक बार बंद हो जाती है, एक बार जलती है एक बार बंद हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं ऑन ऑफ का, तो 2 बार तो इसने जल्दी जल्दी बंद किया लाइट्स को, देखिए 2 बार जल्दी जल्दी बंद किया, लेकिन 3 बार क्या किया, बहुत ही देर में बंद किया। तो यहाँ पर 2 और 3, तो कोड हमारा हो गया 23। तो इंडेक्स की जो लिस्ट होगी उसमें हम क्या करेंगे, 23 कोड को देखेंगे। लेकिन एनी केस अगर ये लाइट खराब हो जाती है या ये लाइट काम नहीं कर रही है, तो उस दौरान जो ब्लिंकिंग साउंड होगा उसके तहत भी हम इसकी जांच कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि कोड ये आ रहा है। हमें उसे इंडेक्स में देखना होगा और फिर उस इंडेक्स में कोड के रिगार्डिंग जो भी तरीका बताया गया होगा जांच करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। OBD जो फर्स्ट आया, OBD टूल इज मेड फॉर डायग्नोस्ट एंड कंट्रोल द सिस्टम ऑफ बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी, यानी पहला जो OBD डायग्नोस्टिक टूल आया उसको बनाया गया था फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। इसको डायग्नोस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी जो सबसे पहले जो OBD आया था वो सिर्फ किस लिए आया था कि कुछ पोल्यूशन नॉर्म्स है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया फॉर बेटर सेल सर्विस, यानी आफ्टर सेल के बाद जो सर्विस हो रही है उसके दौरान भी इसका इस्तेमाल बढ़ाया गया। द कोड एंड टेक्निकल लैंप फॉर कार यूजर एंड मैन्युफैक्चरर, इसके बाद जो कोड बनाए गए, जो लैंप बनाए गए, जो लाइटें बनाई गई डायग्नोस्ट दिखाने के लिए कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई ट्रबल आ गया है उसके अंदर, उसको दिखाने के लिए, तो वो यूज़र भी अब देख सकता है। पहले यूज़र को पता नहीं था कि गाड़ी के अंदर कोई कोड आ रहा है या नहीं, केवल लाइट ब्लिंक करती थी। उसके बाद जो आया तो उसमें क्या, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब यूज़र भी उस लैंप को देख सकता है, उसको भी पता चलेगा कि किस सिस्टम में फॉल्ट आया है। OBD फर्स्ट व्हीकल कैन यूजली बी फाउंड विदाउट स्कैन टूल, यानी कि पहले जो था वो हमें स्कैन टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, तब हमें पता चलता था कि किस सिस्टम में फॉल्ट आया है। लेकिन अब जो लाइट्स हैं सभी की अलग अलग कर दी गई हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि फॉल्ट पर्टिकुलर कौन से सिस्टम में आया, जैसे स्टीयरिंग सिस्टम में आया है, ब्रेक सिस्टम में आया है, इंजन सिस्टम में आया है, ट्रांसमिशन में आया है या फिर SRS यूनिट में आया है, तो हमें अब पहले ही पता चल जाता है। OBD टूल इज कम ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेक एंड मॉनिटर। अब जो सबसे पहला आया 1 अप्रैल 2010 को, और OBD टूल आने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको चेक करना और मॉनिटर करना हमारे लिए आसान हो गया। तो इसमें जब OBD फर्स्ट आया था तो उसमें कुछ जो हमें गैजेट्स मिलते थे देखने के लिए कुछ इस तरीके के थे, जैसे हमारे पास ऐसा एक स्कैन टूल, इसको चार्ज करने के लिए एक केबल और एक डेटा लिंक कनेक्टर, जिसका एक साइड
स्कैन टूल में और दूसरा साइड व्हीकल में लगाया जाएगा। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल सेकंड, ये बहुत आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है इसका यूटिलाइजेशन आ चुका है और यूज़ हो रहा है, तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। OBD टूल अपडेट इज कम ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मॉनिटरिंग एंड फेलियर डायग्नोस्टिक। अब जो अपडेट होकर के सेकंड आया उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी थी, वो आया हमारे पास 1 अप्रैल 2013 को। ये सिर्फ डेटा को मॉनिटर नहीं करता था, फेलियर को डायग्नोस्ट भी करता था। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। न्यू फंक्शन इज ऐड वैल्यू इन द OBD सेकंड सिस्टम, एडवांस किया गया और इसके अंदर कुछ फीचर्स इनबिल्ट किए गए। रिकॉर्डिंग कर पाना, यानी जो डेटा जो पैरामीटर चल रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रीजिंग डेटा, जो डेटा यूटिलाइजेशन में आ रहा है आप उसे फ्रीज कर सकते हो पर्टिकुलर, कि कहीं आप उसको ग्राफ को होल्ड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसको आप देखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। साथ ही आप कई सारे डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं एक साथ। यूजर कंट्रोल ऑफ OBD फंक्शन, यानी अब जो आपके पास जो स्कैन टूल है OBD सेकंड, उसके तहत आप फंक्शन भी कंट्रोल कर सकते हो। यानी जैसे आप स्पार्क प्लग को इंडिविजुअल ऑपरेट कराना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इग्निशन कॉइल को अगर आप डायरेक्ट ऑपरेट कराना चाहते हो स्कैन टूल से तो आप वो भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फंक्शनैलिटीज जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके अलावा इसमें एक और फीचर आया कि आप जो कोड आ रहा है वो कौन से पर्टिकुलर पैरामीटर पे आ रहा है, यानी गाड़ी जब 40 या 50 100 की स्पीड पे चल रही है तब कोई कोड जनरेट हो रहा है तो आप उसके अंदर लॉजिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिले। और आज के टाइम में जो OBD टूल सेकंड हमें देखने को मिलते हैं वो वायर एंड वायरलेस होते हैं। ग्लोबल फेलियर डायग्नोस्टिक टूल्स हमारे पास हैं जो देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इनके कोड की बात करें तो यदि कोड की अगर हम बात करें तो कोड कुछ इस प्रकार से होता है P00 समथिंग, यानी ये जो P00 समथिंग से स्टार्ट हो रहा है ये कोड स्पेशली एयर फ्यूल मिश्रण के लिए बनाया गया है और एमिशन कंट्रोल के लिए बनाया गया है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के कोड डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ECM के अंदर का प्रोग्रामिंग एडवांस हुआ, सेंसर्स बढ़ गए, इसी प्रकार से हमारी कोडिंग्स भी बढ़ती चली गई। आइए टॉपिक को आगे बढ़ें। डिफरेंस बिटवीन OBD फर्स्ट एंड सेकंड। अब OBD फर्स्ट और सेकंड के अंदर अंतर क्या है? OBD फर्स्ट आज भी कुछ व्हीकल्स के अंदर यूज हो रहा है और OBD 2 जो है वो मैक्सिमम गाड़ियों के अंदर इस समय आ चुका है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम इसे समझ ले दोनों में अंतर क्या है। तो OBD फर्स्ट के अंदर जो यूनिक कोड्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरर एंड सेल्फ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, यानी पहले जो OBD फर्स्ट था उसके अंदर जो यूनिक कोड्स बनाए गए थे वो कोड किसके लिए बनाए गए थे? मैन्युफैक्चरर के लिए। और सेल्फ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यानी वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। जबकि OBD टूल के अंदर क्या हुआ, जो कोड बनाए गए वो क्या हो गए? यूनिवर्सल हो गए, यानी अब उसे हर कोई जानता है, यूजर भी जानता है, मैन्युफैक्चरर भी जानता है। यूनिवर्सल कोड बनाए गए फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ इलेक्ट्रिक कंट्रोल, यानी अब वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा है जैसा कि पहले कर रहा था। लेकिन अब जो कोड है वो क्या हो गए हैं? यूनिवर्सल हो गए हैं। वो सभी जानते हैं कि अगर ये कोड आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा। हालांकि कुछ कोड्स के बाद अभी हम समझेंगे कोड के बारे में भी, कोड कैसे पढ़ते हैं, तो उसमें इसको क्लियर करेंगे। प्राइमरी वर्क इज कंट्रोल ऑफ EMS, यानी OBD फर्स्ट का जो मेन पहला लक्ष्य था वो ये था कि जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करना। जबकि OBD 2 में क्या हुआ? प्राइमरी वर्क इज कंट्रोल ऑफ EMS अकॉर्डिंग टू द एमिशन नॉर्म्स, यानी पहले जो पॉइंट था वो क्या था कि भाई आप इंजन मैनेजमेंट सिस्टम सेंसर जो है वो काम करवा रहे हैं एक्चुएटर से, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। सिर्फ पहले ये था, लेकिन अब क्या हो गया कि अब करेगा तो उसी तरीके से काम, लेकिन एमिशन नॉर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर डाल दिया गया OBD सेकंड में। एमिशन नॉर्म्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन किया जाने लगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेजर डिफेक्ट देन ग्लो MIL लैंप, यानी बहुत ही ज्यादा कोई मेजर डिफेक्ट आएगा तो OBD फर्स्ट में MIL लाइट ऑन होती थी, अदरवाइज नहीं होती थी। यानी मान लीजिए कि अगर पोल्यूशन बन रहा है
तो अगर बहुत ज़्यादा मेजर हो गया है वो चीज़ तो ही लाइट ग्लो करेगा, छोटे मोटे फंक्शन एरर के लिए वो जो ग्लो लाइट है वो नहीं करेगी, यानी MIL लाइट जो है वो ग्लो नहीं करेगा। जबकि OBD सेकंड के अंदर क्या आया कि डिफेक्ट माइक्रो देन ग्लो MIL लैंप, यानी अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट भी आता है तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा, लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आप गाड़ी चला रहे हो और वो लाइट ऑन ना हो, कुछ समय के बाद वो लाइट अपने आप ऑन हो जाएगा। OBD फर्स्ट, सिस्टम वर्किंग ऑन फिक्स कोड्स, इट इज नॉट वेरिएबल कमांड। यानी जो पहला वाला जो हमारे पास अवेलेबल है सिस्टम, इसमें क्या होगा कि जो कोड है वो पर्टिकुलर फिक्स कर दिए गए हैं और जो कमांड है वो फिक्स कर दी गई है। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई फॉल्ट आया तो उसके तहत ये काम करना है, जो कोड आया उसके तहत ये कमांड आगे एक्सेप्ट करनी है। तो जो कमांड उसके अंदर डाल रखे, जो कोड उसके अंदर डाल रखे हैं वो फिक्स हैं, वो बदलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम OBD सेकंड के अंदर आ जाएं, सिस्टम वर्किंग ऑन वेरिएबल कोड्स, यानी बहुत अलग अलग तरीके के जो कोड्स हैं इसके अंदर आएंगे और बनाए गए हैं। इट इज वेरिएबल कमांड हिमसेल्फ, यानी अब जो हमारे पास OBD टूल है, हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वो सेल्फ डिसीजन ले पाएगा जैसा उसके अंदर फिटेड किया गया होगा, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द व्हीकल। वो सेल्फ डायग्नोस्ट करने के साथ साथ सेल्फ कमांड देने की भी पावर अपने पास रखता होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है और किसी फंक्शन को बंद करवाना है तो वो सेल्फ अपने आप ही करवा पाएगा, इसके लिए हमें दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए OBD फर्स्ट में अगर हम बात करें, ट्रैवलिंग डिस्टेंस एंड MIL लाइट ग्लो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही, जैसे गाड़ी का जो ट्रैवल डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही MIL लाइट ग्लो करती थी, लेकिन अब ट्रैवलिंग डिस्टेंस एंड MIL लाइट ग्लो फ्रीजिंग डेटा। अब जो डेटा है, डेटा के आधार पे डिस्टेंस डिसाइड होगा। पहले डिस्टेंस के आधार पर हमारा ग्लो लाइट डिसाइड करती थी कि MIL लाइट को जलाना है, यानी पर्टिकुलर मान लीजिए 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया और ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ही जो है MIL लाइट ग्लो करती थी। लेकिन अब क्या फंक्शनैलिटी आ गई है कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस तो है ही, साथ में क्या है, जो फ्रीजिंग डेटा है, अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी जो हमारा MIL लाइट है वो ग्लो करेगा। तो ये थे डिफरेंस। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अब नीड टू नो दैट, अगर आप OBD को सही प्रकार से समझना चाहते हैं, OBD को अब अगर आप सही प्रकार से OBD को समझना चाहते हैं तो नीड टू नो दैट, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मल फंक्शन इंडिकेशन लैंप या लाइट, जिसे MIL के नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नो एज ए चेक लाइट, इसको चेक लाइट के नाम से भी, इंजन चेक लाइट के नाम से भी जाना जाता है। द OBD सेकेंड सिस्टम ग्लो द लाइट when there is a problem with the car's engine, transmission और emission control system। यदि आपको ये वाली लाइट इंस्ट्रूमेंट पैनल पर देखने को मिल रही है तो इसका अर्थ ये है कि या तो इंजन में कोई ट्रबल आ रहा है, ट्रांसमिशन में कोई ट्रबल आ रहा है, या फिर एमिशन नॉर्म्स जो बताए गए हैं वो अनकंट्रोल हो गए हैं, तो जिसके बाद ये लाइट आपको ग्लो करते हुए देखने को मिल जाएगी। DTC डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, जब हम स्कैन करेंगे तो स्कैन के दौरान हमें कुछ कोड देखने को मिलेंगे जिसे DTC कहा जाता है। द DTC इज टेल एज ए ट्रबल कोड यूनिक कोड। जैसे मान लीजिए कि ये सामने आपको ये कोड नजर आ रहा है P0202, तो अब ये जो कोड है एक यूनिक कोड है, ऐसा कोड केवल एक ही आएगा और अलग कोड नहीं आएंगे। तो एक ही यूनिक कोड है जो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इससे हम इसका डिस्क्राइब किया हुआ वर्जन भी हम देखेंगे कि इसमें इनको कैसे पढ़ा जाता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। ड्राइविंग साइकिल, ए ड्राइविंग साइकिल इज ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट रिप्रेजेंटिंग, ए ड्राइविंग साइकिल इज ए सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट रिप्रेजेंटिंग, यानी कि जो डेटा है उसको शो करता है हमारा सीरीज 1 by 1 जो ड्राइविंग साइकिल है उसमें। द स्पीड ऑफ व्हीकल एज द वेरियस टाइम, अब गाड़ी की जो स्पीड है वो वेरियस बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कितने समय में, उसको हम देख सकते हैं एज ए पॉइंट।
ड्राइविंग साइकिल ए ड्यूरेशन ऑफ इंजन स्टार्ट अप टू इंजन ऑफ। इंजन के स्टार्ट होने और इंजन के बंद होने पे हमारा एक ड्राइविंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ड्राइविंग साइकिल्स बनाए गए होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, इस तरीके से कि हमें ये पता चल सके कि हाँ भाई कितनी बार गाड़ी को स्टार्ट किया गया और कितनी बार बंद किया गया। उस दौरान अगर कोई कोड आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि इंजन को एक बार स्टार्ट किया गया फिर बंद किया गया, तो कोड कुछ आ रहा था किसी सेंसर का पर्टिकुलर, फिर दोबारा गाड़ी को स्टार्ट किया गया, ऑफ किया गया, फिर दोबारा से वही कोड आ रहा था। इस प्रकार से अगर कोड आ रहा है तो इसका मतलब है कि जेन्युइनली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उस तहत जो कोड है वो जनरेट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वार्म अप साइकिल। वार्म अप साइकिल इज स्टार्ट एंड वर्किंग टेम्परेचर लाइक 10 to 96 इज कंप्लीट देन वन साइकिल। अब देखिए जैसे हम इस गाड़ी की बात कर रहे थे, तो जिसमें गाड़ी के इंजन के स्टार्ट और बंद होने पर एक ड्राइविंग साइकिल कंप्लीट होता। अब यहाँ पर वार्म अप साइकिल है, यानी अगर इंजन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद अपने वर्किंग टेम्परेचर पर गया, तो उसके बीच में अगर कोई कोड आ रहा है, उसके बीच में कोई एरर जनरेट हुआ है, तो वो भी क्या होगा कि वार्म अप साइकिल में हम काउंट कर सकते हैं कि एक वार्म अप साइकिल में ये चीज़ जनरेट हुई। तो अगर 3 बार वार्म अप साइकिल कंप्लीट हो गया, उसके बीच में कोई कोड जनरेट हो रहा है, तो उसको भी कोड में आगे शो देखने को हमें मिल जाएगा। फ्रीज डेटा फ्रेम। ECM स्टोर द इंजन एंड ड्राइविंग कंडीशन डेटा एंड मेक कोड्स। अब जो फ्रीज डेटा है, फ्रीज डेटा का यहाँ पर मतलब क्या है, जितना भी हम डेटा यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी गाड़ी के अंदर जितने भी सेंसर चल रहे हैं उनके अंदर क्या पर्टिकुलर डेटा चल रहा है, उसे ECM क्या कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है और उसकी कंडीशन की भी जांच कर रहा है। अगर उसमें कोई ट्रबल आएगा तो वो एक कोड जनरेट करेगा, क्योंकि ये जो इसकी जो फ्रीजिंग डेटा है, ये डेटा जो है ये फिक्स है कि इतने से इतना ही डेटा जाना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि कोई वॉल है, उसको इतने से इतने डिग्री ही खुलना चाहिए और उस समय इतने वोल्टेज का रीडिंग बनना चाहिए। तो वो इस डेटा को मॉनिटर करता रहता है और ड्राइविंग कंडीशन को, कि कस्टमर किस तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा है। तो हमें वो पूरा का पूरा जो डेटा फ्रेम है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें सेंसर के वेरियस पोजीशन और उसकी वर्किंग के बारे में हमें समझ में आएगा। आगे बढ़ें तो सेव डेटा। ECM गिवन द डेटा कैन स्टोर एंड रिकॉर्डिंग बाय द स्कैन टूल। अब सेव कर सकते हैं हम डेटा को और स्टोर एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंजन में आपने स्कैन टूल लगा रखा है और आप चाहते हैं कि उसके डेटा को आप रिकॉर्ड कर पाएँ। कब तक? वार्म अप साइकिल तक, यानी एक बार इंजन अपने वर्किंग टेम्परेचर पर पहुंच जाए तब तक जितना भी डेटा बन रहा है, जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा पर्टिकुलर डेटा, जैसे ECT सेंसर, मैप सेंसर या कोई भी पर्टिकुलर सेंसर, तो उनके जो डेटा हैं उसको आप स्टोर कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे, ताकि उसको आप एनी टाइम उसको देख सकें और यदि ट्रबल शूटिंग के लिए उसको मैन्युफैक्चरर के पास भेजने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसको भी आप पूरा कर सकें। तो आई होप अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 ड्राइविंग साइकिल। 3 ड्राइविंग साइकिल इज 3 टाइम डिडक्ट द सेम कोड व्हेन MIL लैंप इज ऑन। अब देखिए वार्म अप साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, या फिर हमारा जो देखिए वार्म अप साइकिल कंप्लीट हुआ या फिर हमारा ड्राइविंग साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर ड्राइविंग साइकिल हमारे कंप्लीट हुए 3 बार, कितनी बार? 3 बार, और सेम कोड दोबारा आ रहा है इसमें, तो MIL लाइट ऑन जाएगी। इसको सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर ECM ने क्या किया, एक बार इंजन का जो टेम्परेचर था या जो हमारा गाड़ी था उसमें ड्राइविंग साइकिल, यानी इंजन को एक बार स्टार्ट किया गया और ऑफ किया गया, इंजन को स्टार्ट किया गया, चलाया गया, और उस समय एक सेंसर का कोई डेटा जो है वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये तो साइकिल उसकी 1 कंप्लीट हो गई कि एक साइकिल जब उन्होंने ऑन किया तब डेटा नहीं आ रहा था। फिर दोबारा इंजन को स्टार्ट किया गया, फिर गाड़ी स्टार्ट करके चलाई गई, फिर दोबारा चेक किया गया कि फिर दोबारा सेम वही डेटा आ रहा है, लेकिन अभी लाइट ऑन नहीं होगी, सिर्फ ECM तक ये इन्फॉर्मेशन रहेगा। ECM के पास ये इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हाँ उस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। देन 3rd टाइम अगेन दोबारा इंजन बंद होता है, स्टार्ट होता है, और फिर दोबारा से वो जो कोड है वो ECM के पास पहुंचता है। देन ECM कंफर्म कि उस सर्किट में कोई ना कोई फॉल्ट आ चुका है, तो वो उस फॉल्ट को हमारे सामने एक कोड के रूप में जनरेट करता है DTC में, और क्लस्टर मीटर पे उसे एक एज ए MIL लैंप
यानी एज ए वार्निंग लैंप के तरीके से उसको ऑन कर देता है और हमें उस सिस्टम में जाकर के उस फॉल्ट को ढूंढने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बात कर लेते हैं पेंडिंग कोड। दिस कोड इज टेम्परेरी, मेक इन 3 ड्राइविंग साइकिल इज शोइंग इन पेंडिंग कोड्स। यानी मान लीजिए कि केवल एक ही ड्राइविंग साइकिल कंप्लीट हुआ और कहीं पे कोई कोड आ रहा है तो वो पर्टिकुलर उसमें चला जाएगा आपके पेंडिंग में और आप उसे आसानी से देख पाएंगे। लेकिन यदि 3 बार ऐसा प्रोसेस होता है तो पेंडिंग में भी पड़ा हुआ आपको कोड नजर आएगा और MIL लैंप ऑन होने के बाद आपको DTC पे भी वो कोड देखने को मिल जाएगा। यानी DTC के अंदर बहुत सारे हिस्ट्री, पेंडिंग, इस प्रकार के कोड होते हैं, करंट, हिस्ट्री एंड पेंडिंग। तो इस तरीके के कोड हमें देखने को मिल जाते हैं। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब DTC कोड जो है उसको हम पढ़े कैसे। जनरली सी बात है, आपने बहुत जगह सुना भी होगा। तो OBD जो टूल होता है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। जैसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे P0301 एक कोड है हमारे पास। इस कोड में P जो सबसे पहला अल्फाबेट आया है उसके अकॉर्डिंग ट्रबल शूटिंग जो एरिया है वो डिसाइड होगा। ट्रबल शूटिंग एरिया डिसाइड होगा। जैसे यदि यहाँ पर B आता तो हम ये समझ लेते कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ इसका फंक्शनैलिटी है। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल यानी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसके अंदर का कोई प्रॉब्लम है। C मतलब चेसिस, यानी चेसिस से रिलेटेड जितने भी हमारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं उसके तहत इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद पावर ट्रेन में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमारा जो इंजन है, ट्रांसमिशन है, यानी जहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा U यानी नेटवर्क कम्युनिकेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से बात करता है। अगर ऐसा कोई फंक्शनैलिटी एरर होता है तो हमें U के सिंबल से देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अब आगे समझते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो P के बाद जो 0 लगा हुआ है इसके बारे में। टाइप ऑफ कोड, स्टैंडर्ड कोड एंड मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कोड। अब देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कुछ कोड तो ऐसे होंगे जो मैन्युफैक्चरर ने पकड़ लिए हैं। मैन्युफैक्चरर को पता चल गया कि भैया ये कोड है, ये आएगा, बनेगा ही बनेगा, ये कोड उसको पता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कोड्स होंगे जो अनवांटेड होंगे, जिनको जनरेट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर। जैसे समझिए मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि उसने सभी कोड्स एक एक तार हटाई और कोड चेक किए कि क्या कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कोड होंगे जो पोल्यूशन के तहत, जो एटमॉस्फेयर के तहत, कुछ ऐसे कोड होंगे जो हानिकारक हो सकते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशंस जो मैन्युफैक्चरर है उसने भी नहीं कर रखी। उसने भी ये कह रखा है कि ये जनरेट नहीं होगा, ये कोड किसी भी रीज़न से जनरेट नहीं होगा। लेकिन किसी रीज़न से अगर वो कोड जनरेट होते हैं तो उस केस में वहाँ पर डिजिट जो है वो चेंज हो जाएगा। एक तो मैन्युफैक्चरर को पता है उस कोड के बारे में स्पेसिफिक कि हाँ भाई ये कोड जनरेट होगा, और कुछ कोड ऐसे होंगे जो अपने आप जनरेट हो रहे हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन जो है हमारे मैन्युफैक्चरर ने बिल्कुल भी नहीं की है। तो उन दोनों को अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर P लिखा है यानी पावर ट्रेन। अब पावर ट्रेन के अंदर जो कोड जनरेट हुआ यहाँ पर, वो जनरेट क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज कोड। जो कोड बनाए गए हैं हमारे यूनिट के अंदर, जो कोड डाले गए हैं उसी से रिलेटेड जनरेट हुए। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने उसको जनरेट होने के पीछे कोई भी कोडिंग लिस्ट नहीं बना रखी है। अब वो कोड जनरेट हुआ है, अब उस कोड को जनरेट होने के बाद हम देखेंगे इसके बाद क्या लिखा है 3। तो किस सिस्टम में ये फॉल्ट आया है। अगर फॉल्ट आया भी है, पावर ट्रेन में आया है, मान लिया जो कोड जनरेट मैन्युफैक्चरर ने नहीं चाहा था वैसा कोई कोड जनरेट हो गया है। लेकिन अब जो कोड जनरेट हुआ है वो किस सिस्टम के अंदर हुआ, जैसे एयर एंड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हुआ है, फ्यूल सिस्टम में हुआ है, इग्निशन सिस्टम में हुआ है, एग्जॉस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में हुआ है, हाइडल स्पीड पे हुआ है, इनपुट आउटपुट सिग्नल्स पे हुआ है, ट्रांसमिशन में हुआ है, तो उसके आधार पे यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। लास्ट के जो ये 2 डिजिट होते हैं स्पेसिफाई कोड, एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 का मतलब इग्निशन सिस्टम से। तो इग्निशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया है, इग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम आया है, बट क्या प्रॉब्लम आया है इसको पढ़ने के लिए और इसको समझने के लिए हमें एक्सपीरियंस और कंपनी के रूल बुक की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम मैनुअल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है,
इन 2 डिजिट का। ये 2 डिजिट अपने आप में ही बताते हैं कि किस चीज़ का प्रॉब्लम आया हुआ है, ताकि आप उसे रिजॉल्व कर सकें। तो यहीं पर ये हमारा कंप्लीट हुआ कि किस तरीके से कोड को रीड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। टैबलेट टाइप OBD सेकेंड टूल। आज के टाइम में बहुत सारे जो हमारे टूल्स हैं वो टैबलेट के रूप में यूटिलाइज होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वायर कनेक्टिविटी रहती थी और उसके तहत हम चेक करते थे, लेकिन अब जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है टैबलेट में। तो देखते हैं कि अगर कोई टैबलेट वाला OBD टूल होता है तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईयर सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन एज अ मेजर अपडेट एंड ईच ईयर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास OBD सेकेंड टैबलेट अवेलेबल है, तो उसको टाइम टू टाइम उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करने के लिए हमें मिलता रहेगा प्रति वर्ष। क्यों अपडेट करना जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए कोई भी नया व्हीकल लॉन्च होता है तो उसका डेटा उसमें डालना जरूरी है, या फिर कंपनी ने कुछ समय के बाद गाड़ी के अंदर कुछ नए फंक्शन इनबिल्ट कर दिए, कुछ नए सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस कर दिए, तो यानी कि उस टूल के अंदर भी हमें उस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो जिस कंपनी से हम परचेज करते हैं वो कंपनी क्या करती है, अपडेट्स हमें प्रोवाइड कराती है। इसके बाद सॉफ्टवेयर कवरेज फॉर डोमेस्टिक, एशियन, यूरोपियन एंड लाइट ट्रक्स 12 वोल्ट्स एंड 12 वोल्ट्स। अब जो सॉफ्टवेयर है उसके तहत जो हम स्कैनिंग करेंगे वो कौन कौन से देशों की गाड़ियां को हम स्कैन कर पाएंगे, डोमेस्टिक यानी घरेलू, इसके अलावा एशियन, यूरोपियन एंड जो लाइट ट्रक्स आते हैं उसमें ये जो स्कैन टूल है ये सही तरीके से काम करेगा। और इसको काम करने के लिए 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट की आवश्यकता होगी। इसके बाद आता हमारा OBD टूल सेकेंड अडेप्टर एंड केबल। इसके साथ जो है अडेप्टर और केबल आपको मिलेगी। एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये जो सॉफ्टवेयर है ये रन कर रहा है, वो हमें देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग क्वेटा कोर प्रोसेसर 2.0 GHz CPU, यानी जो CPU है वो कौन सा इसके अंदर जो इसको यूज करने के लिए लगाया गया है। इंटरनल मेमोरी जो है वो 64 या इससे अधिक भी हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करेगा। इसके बाद रैम की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास नॉर्मल टैबलेट्स होते हैं उसी तरीके से ये काम करेगा, तो वैसे ही इसके अंदर भी रैम भी अपना पर्टिकुलर दिया गया होगा। टच कलर स्क्रीन, यानी जो डिस्प्ले होगी वो आपको कलर स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी, और वो भी टच स्क्रीन। इसमें आपको बटन ज़्यादा यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इसके साथ ही मेगापिक्सल कैमराज इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। इंटरनल स्पीकर, माइक्रोफोन एंड जो एयर प्लग्स होते हैं उनके आउटपुट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इनपुट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसके अंदर कुछ जैसे लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे मोबाइल के अंदर बैटरी रिचार्जेबल लगी हुई आती है, ऐसी बैटरी भी आपको लगी हुई देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि एक लैपटॉप है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है OBD टूल का, जो हमें स्कैनिंग करने में मदद करेगा। तो इस प्रकार के यदि सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे पास तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की देखने को मिल जाता है। स्कैनिंग टूल मिल जाएगा, चार्जिंग केबल मिल जाएगी और डेटा लिंक कनेक्टर हमें देखने को मिल जाता है। तो हम जब कहते हैं कि भाई हमारे पास जो स्कैनिंग टूल है वो लेटेस्ट अपडेटेड है, तो लेटेस्ट अपडेटेड का मतलब यही है कि जो भी व्हीकल हमारे पास अभी करंट में ऑन बाय रोड चल रहे हैं उनका सारा हमारे पास स्कैनिंग करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में वो डेटा अवेलेबल है। आइए आगे बढ़ते हैं। PC लैपटॉप विद विंडो OBD सेकेंड टूल। यदि हमारे पास PC में है, यदि हम चला रहे हैं तो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। उसमें हमें मिलेगा VCI इंटरफेस मॉड्यूल, 3M USB केबल, 1.8 मीटर DLC केबल टू डायग्नोस द व्हीकल, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा रखी गई है क्योंकि डिस्टेंस हमें पर्टिकुलर एक चाहिए होगा। द सॉफ्टवेयर रिक्वायर ए PC और लैपटॉप विद Windows 7 8.8.1। तो हमें VIC की जरूरत होगी, VCI USB केबल की जरूरत होगी, डाटा लिंक वायर की जरूरत होगी, DLC की जरूरत होगी, और साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए और विंडो जो है 7-8 पर रन करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी यदि हम PC वाले डायग्नोस्टिक टूल की बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्कैन टूल कम्युनिकेशन टाइप। अब स्कैन टूल का जो कम्युनिकेशन है वो दो तरीके से हमें देखने को मिलता है, एक होता है वायर टाइप और एक होता है वायरलेस। अब वायर टाइप अगर है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारे पास व्हीकल होना चाहिए,
साथ ही हमारे पास जो है वो DLC वायर होनी चाहिए, VCI होना चाहिए और एक डेटा कनेक्टर होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर हमें 3M का जो जैक है वो देखने को मिलेगा, USB, जो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका एक पॉइंट, जैसे हम डाटा लिंक कनेक्टर बोलते हैं, वो व्हीकल के साथ कनेक्ट होगा, इसका दूसरा सिरा VCI में कनेक्ट होगा और VCI का एक सिरा इस केबल से कनेक्ट होगा और ये केबल जा करके हमारे लैपटॉप से कनेक्ट होगी। तो इस तरीके से करने के बाद हम आगे सिस्टम को ऑपरेट कर पाएंगे, स्कैन टूल को चला पाएंगे। इसके अलावा आज के समय में वायरलेस कम्युनिकेशन भी हमें देखने को मिल जा रहा है, जिसमें हमारे पास एक VCI कनेक्टर होता है जिसे DLC VCI कनेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसको हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं व्हीकल के अंदर और ये एक जो है वाईफाई नोज या ब्लूटूथ मोड पर आ जाता है और उसको हम PC या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक में, और उसमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इससे के तहत काम करेगा। तो हम रन करा करके स्कैनिंग टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू ऑपरेट द स्कैनिंग टूल। स्कैनिंग टूल जो है उसको किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें हमारे पास VCI मिड में दिया गया, यानी वायर वाला हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। कनेक्ट द डेटा कनेक्टर इन DLC फीमेल कनेक्टर। अब जो DLC कनेक्टर हमें दिया गया ये वाला, इसको फीमेल कनेक्टर के साथ अटैच कर देंगे, यानी इस वाले हिस्से को व्हीकल के अंदर लगा दिया जाएगा। कनेक्ट द DLC कनेक्टर अदर साइड टू VCI, यानी अब ये वाला जो पॉइंट बचा, ये वाला पॉइंट तो हमने कार के साथ कनेक्ट कर दिया, ये वाला जो पॉइंट बचा हम इसे VCI के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट USB कनेक्टर वायर। अब जो इसके साथ जो ये वाली वायर मिली है VCI टू PC, एक VCI में कनेक्ट होगा और दूसरा PC में कनेक्ट होगा। इग्निशन स्विच ऑन। अब हम इग्निशन स्विच को ऑन कर पाएंगे इनको कनेक्ट करने के बाद ईच अदर। इग्निशन स्विच ऑन और स्कैन एंड ऑन आवर स्कैन टूल। अब इसके बाद जो हमारा ये जो स्कैनिंग टूल है यानी VCI जो है ये ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने के बाद इस पर पर्टिकुलर कुछ सिंबल्स होंगे जो आपको बताएंगे कि ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ, कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। नीड टू चेक द VCI कनेक्शन डिस्प्ले लैम्प। इसमें एक डिस्प्ले लैम्प बनी होगी जो आपको बताएगी कि कनेक्शन सही से हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है तो उसके बाद ओपन द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट। अब आप लैपटॉप पर अपना एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर सकते हैं। नीड चेक एप्लीकेशन ऑफ स्कैन टूल कनेक्शन डिस्प्ले। अब आपको एप्लीकेशन ऑन करने के बाद ये देखना होगा कि आपका ये पूरा पैरामीटर जो है यहाँ से यहाँ तक जो आपने ज्वाइंट किया है पूरा सब कुछ वो सही से कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। उसके लिए एक एरो बना हुआ होता है, उसको आप देख पाएंगे। एंटर द कार डेटा। अब जैसे ही स्कैन सिस्टम ओपन होगा तो अब जैसे ही आप स्कैनिंग करने के उसके प्रोसेस में जाएंगे तो वो आपसे क्या बोलेगा, जैसे DTC लिखा हुआ है, आप स्कैनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जैसे ही आप चेक करेंगे तो सामने लिखा हुआ डिस्प्ले करेगा सबसे पहले एंटर द कार डेटा। अब कार का डेटा एंटर करने की बात कर रहा है क्योंकि उसको नहीं पता ना कि आप कौन सी गाड़ी चेक कर रहे हो। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक कंपनी की आप गाड़ी चेक करते हैं तो उस कंपनी ने तो बहुत सारी गाड़ी बनाई होगी, तो आप कौन सी गाड़ी को चेक कर रहे हो वो कैसे पता चलेगा उसे। तो उसको आपको पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे मॉडल, वेरिएंट, मैन्युफैक्चरर ईयर, ट्रांसमिशन एंड सिलेक्ट द यूनिट और मॉडल। ये सारी चीज़ें मॉड्यूल्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी पहले आप उसका मॉडल डालिए कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है, ट्रांसमिशन कौन सा है, आप कौन सी यूनिट को चेक करना चाहते हैं ये डालेंगे, मॉड्यूल आप कौन सा चेक करना चाहते हैं इस पर डालेंगे। स्कैन टूल रेडी टू डायग्नोस्ट। अब जो है आपका स्कैन टूल रेडी है डायग्नोस्ट करने के लिए, तो आप डायग्नोस्ट करेंगे। देन शो द DTC एनालाइजेज डेटा लिस्ट, DTC डेटा लिस्ट, अपडेट सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट एनालाइज। अब आपके सामने शो करेगा कि आप डेटा DTC चेक करना चाहते हैं, डेटा लिस्ट चेक करना चाहते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं, या फिर इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैनेजमेंट है उसकी एनालिसिस चाहते हैं। तो आप जिस तरीके का भी डेटा चाहें वो उसको कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही और फंक्शनैलिटी में जैसे आप DTC के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको डेटा फ्रीज करने, डेटा देखने, डेटा कंपैरिजन करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। हाउ टू ऑपरेट द स्कैनिंग टूल। अगर आपके पास वायरलेस सिस्टम है तो उसमें आप कैसे काम करेगा।
कनेक्ट द वायरलेस VCI यानी व्हीकल कम्युनिकेशन इंटरफेस, इस टूल का नाम होता है, VCI का फुल फॉर्म है यहाँ पर। इन DTC फीमेल कनेक्टर, इसे फीमेल कनेक्टर के अंदर लगाया जाएगा। स्टार्ट द टैब एंड PC, टैबलेट और PC को ऑन किया जाएगा। ओपन द एप्लीकेशन एंड वायरलेस VCI कनेक्ट, अब एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, VCI को स्कैन टूल यानी अपने PC और लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया जाएगा। देन स्कैन टूल रेडी टू डायग्नोस्ट, इसके बाद जो हमारा स्कैन टूल है वो डायग्नोस्ट करने के लिए तैयार है। स्कैन टूल एप्लीकेशन, अब जो स्कैन टूल है उसके अंदर जो एप्लीकेशन डली हुई है वो क्या क्या काम करती है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। चेक DTC चेक करंट पेंडिंग हिस्ट्री, करंट यानी वो चीज जो अभी भी करंट में चल रही है, उसका फॉल्ट अभी भी चल रहा है। पेंडिंग कि यानी वो फॉल्ट आया था लेकिन अभी भी चल रहा है, फिर आ जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, पेंडिंग में है वो, मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन अभी पेंडिंग में चल रहा है। हिस्ट्री कोड यानी कोई कोड आया लेकिन बाद में वो ठीक हो गया, वो अपने आप ही हिस्ट्री के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके के जो कोड होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री और पेंडिंग में जो कोड होते हैं वो जनरली अपने आप आते हैं, अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई कनेक्टर लूज हो ऐसे पॉइंट्स पे, तो अगर ऐसा कोई कोड आता है तो हमें उसमें भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है DTC डेटा लिस्ट चेक। अब हमारे पास जितनी भी गाड़ी के अंदर सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये सारी चीजें लगी हुई हैं, उसका पूरा डेटा लिस्ट, पूरा पैरामीटर जो है हमें सामने देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ चेक। अब हम किसी भी पर्टिकुलर सेंसर के जो डेटा आ रहा है उसके ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फोर्थ, ग्राफ कंपेयर, यानी अगर मैं चाहता हूं कि एक जो मेरे पास सेंसर है उसका जो ग्राफ डेटा चल रहा है उसके साथ मैं दूसरी किसी और ग्राफ का डेटा भी साथ ही इंक्लूड करके चलाऊं, तो मुझे उसके बारे में भी कंपेयर करने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा आता है डेटा स्टोर विद इन लॉजिक एंड अनलॉजिक। अब जो डेटा है स्टोर किया गया है, लॉजिक भी हो सकता है उसका और अनलॉजिक भी हो सकता है उसमें। जैसे कोई डेटा डाला गया और उस डेटा के रिगार्डिंग कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो ECM के अंदर उसका जो अपना खुद का लॉजिक है उसके तहत वो उससे काम करवा सकता है। अपडेट टू द कंट्रोल यूनिट लाइक EPS, ABS, ECU, ETC, यानी अब आप स्कैन टूल की मदद से जो आपके पास जो ECM मॉड्यूल्स या जो भी कोई भी यूनिट या मॉड्यूल लगी हुई है उसके सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड कर सकते हो यदि आपके पास ये फंक्शन या नया सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं द लेटेस्ट टाइप ऑफ स्कैनिंग टूल इज शोइंग मोर फंक्शन। अब जो स्कैनिंग टूल्स आ रहे हैं उनमें कुछ एडिशनल फंक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे लाइक गो टू द सर्च अकॉर्डिंग टू द DTC कोड। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर DTC कोड आपको शो हो रहा है और आप ये चाहते हैं कि आप उसी कोड के तहत ही आप उस चीज को सर्च करें, तो उस चीज को आप सर्च कर पाएंगे। जैसे डायग्नोस्टिक वायरिंग लेआउट, पार्ट लोकेशन, पार्ट नंबर एंड सर्विस मैनुअल, ये सारी चीजें आप जो है वो ओपन कर पाएंगे। तो ये कुछ इस एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे काम आती हैं और उसमें हम इन चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। फ्रेंड, जितनी भी यहाँ पर डिटेल एप्लीकेशन के बारे में बताई गई है, जरूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आप या सारी खूबियाँ आपको उस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपकी कंपनी के ऊपर, वो डिपेंड करेगा यूज़र के ऊपर, वो डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि वो कितनी फ्रीडम अपने डायग्नोस्टिक सिस्टम में आगे प्रोवाइड करना चाहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने कवर कर लिया है लगभग सभी टॉपिक्स को कि क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। तो आई होप ये जो स्कैनिंग टूल जो है हमारा OBD, इसके बारे में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा।